नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जैसे हमने चर्चा की थी कि जैसे जैसे हम इलेक्शन रिजल्ट को अप्रोच कर रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट जो रेंज बनाया हुआ है उसके हायर एंड को नहीं ब्रेक करता, तब तक एक बड़ी तेजी नहीं देखने को मिलेगी और उसके बीच में एक वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने न केवल हायर एंड का एक ब्रेकआउट दिया है, बल्कि उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग भी दी है। तो अब जब हम इलेक्शन रिजल्ट से एक हफ्ते की दूरी पे हैं, तो हमें देखना है कि किस तरीके से हमें अगले हफ्ते मार्केट को अप्रोच करना है, हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए। हर एपिसोड की तरह आज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा दमदार चार्ट जो आने वाले समय में एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। आज के चार्ट में ये स्पेशल है कि जो कंपनी मैं आपके साथ सामने आज रखूंगा वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और पिछले 2 से 3 सालों में स्टॉक में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है, बल्कि स्टॉक नीचे की तरफ ही धीरे धीरे लुढ़कता हुआ जा रहा था। तो दोस्तों, अब बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे, जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में किस तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन हमें रखना है और मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भी है निफ्टी का वीकली चार्ट में जैसा कि आपको याद होगा पिछले एपिसोड का अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये जो जोन है 21,850 900 का जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप पीछे जाके वीडियो में 2 हफ्ते पहले जो हमने बात की थी वहां पे देख सकते हैं इन्हीं लेवल से एक बार मार्केट रिकवर हुआ। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग जब यहाँ पे हुई थी तो मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से जब तक इस रेंज को 22,700 की जो 700 600 700 की रेंज है इसको निकाल के जब तक ऊपर नहीं ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब तक अब हमें नहीं नया ट्रेड नहीं देखना है। तो अगर आप ये देखेंगे तो काफी एक लंबा कंसोलिडेशन, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 8-10 वीक का कंसोलिडेशन है। 2-2.5 महीने से हम एक बॉक्स में ट्रेड कर रहे थे और इसके बाहर हम निकलते हुए दिख रहे हैं। तो अब हम इसके बाहर निकले तो एक बड़ा टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखता है। निफ्टी का अभी एक जो टारगेट सामने आना चाहिए वो 23,800 24,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अभी एक जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो काफी बड़ा इवेंट है, उससे पहले वॉलेटिलिटी होगी। उस वॉलेटिलिटी को हमें कैसे हैंडल करना है, तो अभी हमें ये देखना है कि अगर हम जो पोजीशन बनाए वो उसके बाद ही बनाए जब इवेंट प्लान आउट हो जाए। तो उसमें दो खतरे हैं कि हो सकता है उससे पहले ही मार्केट रैली कर जाए या फिर मार्केट वापस से इस बॉक्स के अंदर आ जाए। तो अभी अगले हफ्ते के लिए जो हमारा प्लान होना चाहिए मैं आपको एक बार डेली चार्ट में इसको कन्वर्ट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जैसा कि डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं कि जो वीकली पे हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट देख रहा था, डेली में जो ब्रेकआउट का लेवल है तो ये है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इतना तो जरूर मार्केट अभी दिखा चुका है, जब तक एग्जिट पोल के रिजल्ट नहीं आते हैं और एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता तब तक मार्केट में कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। अगर कोई गिरावट आती है उससे पहले इलेक्शन के रिजल्ट यानी 4 जून से पहले जो गिरावट आती है वो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो अभी जो बेस्ट जो हमारे लिए जगह होगी बाइंग की वो तो ये लेवल होंगे। यहाँ पे अगर हम कहीं कहीं हमें 100-200 पॉइंट की गिरावट किसी खराब दिन मिल जाए, किसी ग्लोबल न्यूज के कारण अगर हमें मिल जाए 22,750 22,700 के आसपास हमें मिले, तो एक बेस्ट जोन होगा जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। उस कंडीशन में 22,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा और वापस से जो मैंने आपको टारगेट बताया 23,500 23,800 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी शॉर्टिंग की जो भी लोग शॉर्टिंग करना पसंद करते हैं या शॉर्ट करने का जिनका मन है तो शॉर्टिंग में ये कहूंगा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में जो एफआईज है काफी ओवरसोल्ड है। अगर एफआईज का मूड बन गया और ये उनको ये लग गया कि हाँ ये करंट गवर्नमेंट वापस रिपीट हो रही है और अगर उनके अंदर फोमो आया और वो बाइंग करना चालू किया, तो ऐसे जो बड़े साइज के कैंडल है ऐसे कैंडल आपको और बनते हुए दिख सकते हैं इन जगहों पे। तो इसलिए मैं कहूंगा शॉर्टिंग को भी अवॉइड करें। मार्केट में कोई डिप आए तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे यूज करें और वहां पे एक लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करें। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे मैंने आपको पहले भी बताया, आज एक बार और बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखें काफी लंबे समय से जो इसमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, लगातार हायर हाइस का बनता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर जब ट्रेंड तभी ये चेंज होगा जब हम इसके नीचे यानी जो 44,200 के लेवल है इनके नीचे कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए तब ये ट्रेंड चेंज होगा। तो इससे भी अभी हम 4,000 पॉइंट ऑलमोस्ट हम ऊपर है। तो ये जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का वो काफी अच्छा बनता हुआ दिखता है। बैंक निफ्टी में जैसा आपने देखा होगा निफ्टी में तो हम एक जो हाई है ऑल टाइम हाई जो पहला था 22,700 का उसको निकाल चुके हैं, लेकिन जो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था 50,000 के आसपास यानी मुझे लगता है 49,995 के आसपास का कहीं हाई था, तो वो अभी निकालना बाकी है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी अब
थोड़ा जो अपनी चाल है वो निफ्टी के मुकाबले बढ़ाते हुए दिखे, और हमें पहले जो रेजिस्टेंस फेस होगा 50,000 के आसपास होगा, क्योंकि दो रीजन है, एक तो ऑल टाइम हाई के लेवल है, दूसरा 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके ऊपर जब तक हम नहीं निकलते तब हमें एक बड़ी चाल देखने को मिलेगी। तो हमें ये लेवल देखना है कि 50,000 के आसपास हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम या तो इसको सीधा निकाल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए तो वो हमारे लिए एंट्री देगा, या फिर हम 50,000 के आसपास जाके यहाँ थोड़ा सा नीचे आए और फिर इसको निकालें तो भी हमें एंट्री मिल जाएगी। तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो बायस रखना है वो पॉजिटिव ही रखना है। मैं आपको पिछले 2 से 3 हफ्तों से, इवन मई के स्टार्टिंग वीक से भी बोल रहा हूँ, आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं कि जो जब ये गिरावट आ भी रही थी 9-10 मई के आसपास जब पीक पे थी, तब भी मैंने कहा था कि हमें गिरावट में इरेशनल डिसीजन नहीं लेना है, किसी पैनिक में डिसीजन नहीं लेना है। मैंने तब भी 2 लेवल मार्क करे थे, निफ्टी पे किया था 21,850 का, और बैंक निफ्टी में किया था 44,200 का। तो इनके नीचे जब तक, मैंने तब भी ये कहा था कि जब तक इसके नीचे नहीं आते हमें घबराने की जरूरत नहीं, और हमें अपने ट्रेड में जो हमारे एटलीस्ट जो पोर्टफोलियो स्टॉक है उनको डर में नहीं बेचना है। तो ये ऐसी मार्केट करते हुए दिखा, और मार्केट में 12-13 मई के आसपास एक वापस से रिवर्सल देखने को मिला और एक काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। अब डेली चार्ट पे बात कर लेते हैं। जो लोग 1 से 2 दिन का ट्रेड करते हैं उनके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अभी जब जिस तरीके से हम ऊपर जा रहे हैं, 2 लगातार हमने ग्रीन कैंडल बनाई। अगर हम यहाँ मंडे को गैप अप खुल जाता है तो हमें थोड़ा सावधान रहना कि इन लेवल से हो सकता है एक बार रिट्रेसमेंट नीचे आए और फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिले। तो अगर हम 49,500 49,600 के आसपास जाते हैं मंडे के सेशन में, गैप अप हो गया मंडे ट्यूसडे कभी भी, तो इन लेवल्स पे बाय बाय करने के लिए थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे हमें कूद के बाय नहीं करना है, बाय के लिए जंप नहीं करना है। हमें वेट करना है कोई रिट्रेसमेंट है, और जब ये रिट्रेसमेंट यहाँ से बेंड होता हुआ दिखे तो फिर इस स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। हाँ, और अगर मंडे ट्यूसडे को हम कहीं गैप डाउन खुलते हैं और वापस हमें 48,500 48,200 के जो लेवल है उन पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये बेस्ट बाइंग जोन होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम घूम के इन लेवल्स पे आके सीधे निकलते हैं तो एक बड़ी तेजी फिर यहाँ से आते हुए दिखती है। तो बैंक निफ्टी जैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमें अभी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखने से अच्छा हमें वो देखना है कि कौन से डिप को हम बाइंग के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो दोनों इंडेक्स में बायस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बायस के साथ हमें एटलीस्ट जो 1 जून है, 1 जून तो शायद सैटरडे, ये जो 31 मई है, अगला पूरा हफ्ता में बायस पॉजिटिव रखना है, डिप्स को बाइंग जैसा अपॉर्चुनिटी समझ के यूज करना है। फिर उसके बाद 1 तारीख को जब एग्जिट पोल आ जाएंगे तो उसके बाद तो 2-3 दिन मार्केट इवेंट बेस्ड चलेगा। 3 को एग्जिट पोल पे रिएक्ट करेगा, फिर 4 को जो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे उन पे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले पूरे हफ्ते एक पॉजिटिव बायस के साथ काम करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात, और हर एपिसोड की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जो चार्ट पे काफी अच्छा दिखता है और यहाँ से एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो स्टॉक का एनालिसिस में आपके साथ रखता हूँ वीकली, उससे आप कुछ सीख पा रहे हो और आप भी अपने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो आज का जो स्टॉक है उस पे सीधे चलता है, और वहां पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का एक्शन उस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वो चार्ट जो मुझे सबसे काफी अच्छा लगता है, स्टॉक का नाम है सिम्फनी। चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो मंथली है। मंथली चार्ट पे अगर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो 2019 के आसपास के जो हाई बनाए थे, उन हाईज के बाद जो हाईज है वो लगातार लोअर हाईज का एक ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिला है। लेकिन अगर आपके मन में अभी सवाल होगा कि लोअर हाईज की अगर लगातार एक श्रृंखला देखने को मिल रही है तो उसके बाद मैं इसमें बाय रिकमेंडेशन या फिर मेरे को क्यों लगता है कि स्टॉक में एक तेजी आएगी, तो उसके रीजन भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे 2018 में मार्केट ने लो बनाया था, उसके बाद हमने ऊपर जाके एक लोअर हाई बनाया था, फिर जो हमने लो 2020 में बनाया था वो इस लो के आसपास का ही है, और नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो स्टॉक में एक फ्लैट लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो जब भी इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है कि नीचे स्टॉक लगातार नीचे आ रहा हो लेकिन जो इसका जो लो है वो लोअर लो ना बन रहा हो और एक लगातार फ्लैट लाइन में लोज बना रहा हो, तो इस तरीके का एक ये पैटर्न मुझे देखने को मिलता है। ये ट्रायंगल पैटर्न आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं इसका वेट नहीं करना चाहता हूँ। जो 1200 1250 के लेवल है वहां तक मैं वेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये 10-15-20% भी नहीं यहाँ पे छोड़ना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर आप ये देखेंगे मंथली चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 महीने तक, 1 साल में स्टॉक की अगर आप रेंज देखेंगे तो ये छोटी सी रेंज है, 800 से लेके 950 हजार रुपए तक की रेंज है। तो आप देख रहे हो 1 साल की रेंज का एक ब्रेकआउट है। इसको अगर छोटे चार्ट पे देखेंगे डेली पे या वीकली पे तो आपको समझ में आ रहा है रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन मैं मंथली चार्ट आपको जानबूझ के दिखाया कि आपको एक लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव मिले और आपको दिखे कि किस तरीके से स्टॉक अभी पिछले कुछ सालों में ट्रेंड किया। अगर आप पहले देखेंगे तो स्टॉक ने 2014 के आसपास जो उसके
लेवल था वहां से एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई, उसके बाद इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इन लेवल्स पे जो 1013 का इस फ्राइडे का क्लोज है, इन लेवल्स पे भी स्टॉक एक काफी अच्छा बाय मुझे दिखता है। ऐसे माहौल में जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करना सबसे चैलेंजिंग होता है, जिनमें अभी वो इस तरीके का मूव नहीं आया हो कि अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट हो और वो बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाए। जो स्टॉक पिछले 1-2 साल में 2 गुने 3 गुने 4 गुने हो गए, उनमें अगर आप एंट्री करते हैं तो वहां पर रिस्क ये रहता है कि आप सही होते हुए भी, लॉन्ग टर्म में सही होते हुए भी गलत हो सकते हो। क्योंकि अगर स्टॉक 4 गुना हुआ, अगर वो वहां से 25% भी करेक्ट होता है, तो वहां से आप उस करेक्शन को संभाल नहीं पाएंगे और आप पैनिक में उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। आपको ये लगेगा मैंने स्टॉक टॉप में एंट्री कर गया हूं। तो ऐसे व्यूअर जो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, इवन जो कंजर्वेटिव भी नहीं रखते हैं, जिनको अभी नए स्टॉक फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए स्पेशली ये स्टॉक है। 1013 का अभी लेवल है। पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 1200 के आसपास रहेगा, क्योंकि जो ये ट्रेड लाइन का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 1150 से 1200 के बीच में, वहां पे पहला रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि उस रेजिस्टेंस को देख के इसको बुक नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये ट्रेड लाइन का यहाँ से कोई ब्रेकआउट होकर प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर इसमें सीधे पहले ये 1550 1600 के लेवल, और फिर जो इसका ऑल टाइम हाई है 2200 तक के भी लेवल है, स्टॉक दिखा सकता है। तो स्टॉक में पोटेंशियल ऑलमोस्ट डबल का है। रिस्क काफी छोटी है, यहाँ से 20% से ज्यादा की आपकी रिस्क नहीं है, और लॉन्ग टर्म में जब 2-3 साल का अगर आप 100% का टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप 20% की रिस्क अगर देखते हैं, तो वो 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपका बनता है। इस स्टॉक में एग्जिट करना है तभी जब ये स्टॉक 800 के नीचे क्लोज करे, या फिर कोई प्राइस एक्शन 800 के नीचे बनाए। तो इसमें स्टॉप लॉस 800 के नीचे मंथली क्लोजिंग करेगा। जो टारगेट रहेगा पहले 1200 के आसपास का टारगेट नहीं, पहला जो टारगेट रहेगा वो 1550 1600 का रहेगा, और उसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा वो 2200 का रहेगा। और अगर ये कभी गलती से 2200 अगर ये क्रॉस कर जाता है किसी प्राइस एक्शन के साथ, तो फिर स्टॉक आपका वहां से भी डबल होने की क्षमता रखता है। तो यानी यहाँ से स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो इस स्टॉक में जरूर आप ध्यान रखें। और दूसरा, आप हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर है कि इस जो भी मैं स्टॉक आपको वीकली चार्ट पे या वीकली जो मैं आपको आपके सामने एनालिसिस रखता हूँ, ये एनालिसिस आपके सीखने के लिए, आपके समझने के लिए कि किस तरीके से चार्ट की मदद से आप एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक्स भी चार्ट देके आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इसका सिर्फ मकसद यही है, ये नहीं कि आपको कोई मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आप खुद से स्टॉक का एनालिसिस करिए और उस तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए स्टॉक को अपने इन्वेस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।